नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और अभी जेटेड का जो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में अभी जो आपका एग्जाम्स हुए थे 2012 में, तो उसका प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण का भी कर लिया है। तो उसी 2012 का ही आज हम लोग मैथ का, गणित का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये अंदाजा मिल जाए कि प्रश्न किस प्रकार से आने वाले हैं, किस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये आपको आइडिया मिल जाए, है ना। और प्रश्नों को हल करने का ट्रिक बताएंगे, कैसे आपको हल करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं आपको नोट्स मिले, और तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से सीधे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाए। आपको वहां पर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो क्लासेस की वीडियो होगी उस वीडियो को भी वहां पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए ज्यादा विलंब न लेते, सीधे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और जैसा कि 5 यूनिट होते हैं 1 to 5 के लिए, ये 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट है। तो एवरी यूनिट आपसे 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन। तो अभी मैथ में हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग पेडागोजी भी उसमें रहता है, और जो आपका और मैथ पूछा जाता है वो मैथ भी रहेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है ना, याद करना नहीं है, बल्कि क्या करना है। 4 ऑप्शन है। और एक चीज बता दें, पेडागोजी में मैंने पहले ही कहा है, आपको टीचर कितना ही पढ़ा दे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करेगा। यहां पे आपको सोचना है ना, सोचना है, समझना है, और खुद ही आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे टीचर है, उसी हिसाब से यहाँ पे काम करेगा। पहला क्या है ये, और एक ट्रिक पेडागोजी सॉल्व करने का, और एक ट्रिक ये है कि जब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता हो ना, तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, जिस आंसर में आपको ये लगे ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको पहले क्रॉस करें। फिर इसके बाद 3 में जाए, और तीनों में देखें अब कौन नहीं हो सकता, उसको आउट करें, मतलब गलत आंसर को टिक आउट करें। और लास्ट में अगर 2 बचता है या 1 बचता है, कोई बात ही नहीं, अगर 2 बचता है उन दोनों में आप आंसर किसी को चूज करें लास्ट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या था, गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि क्या है, हिसाब लगाना। लग रहा है गणित का चीज है ना, तो ये हो सकता, मैं भी यहां पे हल्का सा टिक लगाना कि ये हो सकता है। गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं है, बल्कि क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को जानना। अरे भाई, ये कहां से आ गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहां गया गणित में। तो ये होगा क्या, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे हमने अभी ही क्रॉस कर दिया। अब हमको, मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, इसमें से देखते हैं। सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना। ये लग रहा है ना, सवालों को कैसे हल किया, ये भी गणित से जुड़ा हुआ चीज है, हो सकता मैं भी। नेक्स्ट, भाषा कौशल को जानना। क्या बोल दिया, गणित में भाषा कौशल कहां से आएगा, आएगा क्या, नहीं। ये भी चला गया। आपके पास ऑप्शन कितने बचे, 2, है ना। मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं जिसको बिल्कुल नहीं आता है ना, पेडागोजी जिसने नहीं पढ़ा है, उस आधार पर भी वो आंसर तक पहुंच सकता है। इस तरीके से आंसर को पहले हटा के, हमने 2 आंसर को हटा दिया। अब अगर आपका गलत भी होगा ना, तो 50% चांस है कि आपका सही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हिसाब लगाना पहला करा है, दूसरा करा सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना। तो दोनों में आपको क्या लग रहा है, गणित का मतलब यही है कि सिर्फ हिसाब लगाना नहीं, एक प्रॉपर तरीका बता देना कि सवालों को कैसे हल किया जाए, ताकि उससे मिलता जुलता आगे जो भी सवाल आए वो हल कर सके। जैसे मान लीजिए हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम किसी एक सवाल का निकाल के दे देंगे तो क्या हो, नहीं, उसका हम फॉर्मूला दे देंगे ना, फॉर्मूला दे देंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके आधार पर वो हो गया, यानी क्या होगा, सवालों को कैसे हल किया जाए ये हमको बता देना है, ये बता देना है, यानी सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना। गणित क्या कर सकते हैं, गणित पढ़ना समाधान या तरीकों को याद करना नहीं, बल्कि सवालों को कैसे हल किया जाए यह जानना है ना। तो बेस्ट आंसर आपका क्या लग रहा है, सी। ए को हम लोग हटा दिए, क्योंकि दोनों में से बेटर की ओर हमको चलना है ना। जब 2 ऑप्शन आए तो दोनों में बेटर कौन है उस पर जाएंगे, तो बेटर आपका सी लग रहा है, तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 1-1 मिनट देंगे तो 30 मिनट लग जाएगा, अगर 2 मिनट देंगे तो 60 मिनट लग जाएगा। हमें समय का भी ख्याल रखना है दोस्तों, है ना, ज्यादा लंबा वीडियो भी ना हो। चलिए नेक्स्ट
आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका पेडागोजी से जुड़ा हुआ है, अगला प्रश्न भी पेडागोजी से ही है, मैथ पेडागोजी से प्रश्न है ये। चलिए क्या है, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारिक गणित, जो उपचारिक गणित है शिक्षण में क्या है, आवश्यक होता है। आवश्यक यहां पे नहीं दिख रहा है ना, हाँ आवश्यक होता है, यानी क्या आवश्यक होता है आपका उपचारिक गणित में, क्या आवश्यक होता है यह पूछा जा रहा है। उपचारिक गणित में क्या आवश्यकता है, विषयगत ज्ञान जो है इसके अतिरिक्त उपचारिक गणित में और क्या चीज आवश्यक होता है। ठीक है, यहां भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे कि गलत आंसर को बिल्कुल पहले साइड करेंगे। ठीक है, पेडागोजी को सॉल्व करने का यह आप तरीका याद कर लीजिए, गलत उत्तर को पहले साइड करेंगे। विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारिक गणित, या गणित के बारे में पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे क्या दिया है, सांस्कृतिक ज्ञान आएगा क्या, गणित में सांस्कृतिक ज्ञान आएगा नहीं। उत्तम लिखावट, गणित में उत्तम लिखावट का क्या बात है, होता है क्या, नहीं। गणित में हैंडराइटिंग आप लिखते हैं क्या, हिंदी या इंग्लिश या लिटरेचर में लिखते हैं, ये भी आपका चला गया। विशेष कौशल और एक है कार्यकारी योग्यता, है ना, विशेष कौशल और कार्यकारी योग्यता, हमें इन दोनों के साथ जाना है। अब इसमें से बेस्ट कौन है वो देखना है। एक चीज पता है, गणित का जो विषयगत ज्ञान है, इसके बाद उपचारिक ज्ञान जो आपका क्या करता है, उपचारिक ज्ञान स्पेशल ज्ञान है ना, ये विशेष कौशल आपके अंदर विकसित करता है, स्पेशल है उपचारिक ज्ञान। आपको उपचारिक गणित में विशेष कौशल चाहिए, न कि कार्यकारी योग्यता। ये हो गया काम चलने वाला, है ना, काम चलने वाला, काम चलने वाले यहां भी नहीं चलेगा, विशेष कौशल चाहिए। तो विशेष कौशल आपका सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जल्दी से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2012 का, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। इसको आप एक तरह से कर सकते हैं अपना बेस बना लें, इसे ही हमको तैयारी करना है। अगला है 63 नंबर। 63 में क्या है, 63 नंबर ये क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको 63, हाँ, और जूम कर दें, ठीक है, चलिए ठीक है, साफ साफ दिखना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है ना, हाँ। चलिए, गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है, गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है। आप ऑप्शन की ओर चलें। संख्यात्मक सवालों को हल करना यह प्रमुख समस्या है, संख्यात्मक सवालों को हल करना प्रमुख समस्या है क्या। मानसिक परिकलन करना, भय और असफलता का बोध या अत्यधिक कार्यभार। गणित को पढ़ने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या है, प्रमुख समस्या क्या है, संख्यात्मक सवालों को हल करना, नहीं ऐसा तो नहीं है। मानसिक परिकलन करना प्रमुख समस्या, और फिर भय और असफलता का बोध, ये लग रहा है क्या, भय और असफलता का बोध ये समस्या है। स्टार्टिंग से किसी बच्चे में तो भय नहीं रहता है ना। और गणित के प्रति भय कब आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, उसको मेंटल एबिलिटी को नहीं पहचान पाते हैं और जबरदस्ती गणित पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है जिसको हम गणित पढ़ाना चाह रहे हैं और नहीं समझ रहा तो वो किसी भी विषय में पारंगत नहीं है, हो सकता है उसको हिंदी अच्छी समझ में आ रहा है, वो हिंदी का टीचर बन सकता है। तो गणित को पढ़ाने और समझने में प्रमुख समस्या क्या है, भय और असफलता का बोध, ऐसा नहीं है। अत्यधिक कार्यभार, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या होगा, मानसिक परिकलन करना, यहां पे किस पर जाएंगे, मानसिक परिकलन करना, उसके मानसिक स्थिति का आकलन करना, ठीक है। और हम लोग आकलन नहीं करते हैं, बच्चों का मनोस्थिति का आकलन नहीं करते हैं, उसे जबरदस्ती हम लोग ये बताने लगते हैं ना। उनके मानसिक स्थिति का आकलन करना प्रमुख समस्या। अगर आपने आकलन कर लिया, इसको किस प्रकार से समझ में आ रहा है, ये बच्चा क्या चाह रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग किधर ज्यादा झुका हुआ है, किस ओर ये जा रही है, तो फिर आप उनका कर सकते हैं, उनको मैथ पढ़ा सकते हैं। तो गणित को पढ़ाने और समझाने में प्रमुख समस्या क्या था, हम लोग उसके मानसिक आकलन को ही नहीं समझ पाते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। अगर आप स्टूडेंट के मानसिक आकलन को समझ जाएंगे ना, तो वो गणित आसानी से समझ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा इस बच्चे को किस प्रकार से गणित पढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। ये 64 आ गया आपका, 64 दिख रहा है, ठीक है, नीचे नहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, हाँ अब आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। चलिए क्या है प्रश्न,
बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पढ़ाई जाती है, जो किसी कक्षा में पढ़ाई जाती है, ऊपरी कक्षा में, पहले तो कक्षा में पढ़ाई जाती है, फिर ऊपरी कक्षा में उन्हें फिर से दोहराया जाता है ना। तो अध्ययन की इस शिक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अध्ययन की इस शिक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन शायद आपका राइट साइड कटा हुआ है, इसको हम पहले साइड कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन पहले दिखना चाहिए ना। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। एक्चुअली ज्यादा जूम कर दिए थे तो आपका कट गया था, अब आपको ठीक समझ में आ रहा होगा ना। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत सी, चलिए इसे पेन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सी गणित की संकल्पनाएं जो किसी कक्षा में पहले पढ़ाई जाती है, ऊपरी कक्षा में, फिर ऊपरी कक्षा में उन्हें फिर से दोहराया जाता है। संकल्पनात्मक अध्ययन की शिक्षण प्रणाली को क्या कहा जाता है? बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे 2 में पढ़ी है, और फिर वही चीजें आपको हो सकता है 6 में मिल जाए, या जो अभी आपने 5 में पढ़ी है हो सकता है उसको 10 में मिल जाए या 9th में मिल जाए, वही चीजें सेम मिलती है। तो क्या उसी स्टैंडर्ड की मिलती है जो आपने 2 में जिस लेवल का पढ़ा है? मान लीजिए आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा है कि हमारे एक जो सौर मंडल में है 8 ग्रह होते हैं, 8 प्लेनेट होते हैं। तो क्या जब आप 9th में उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे? नहीं, उसको इंक्रीज करके पढ़ते हैं, इनलार्ज करके पढ़ते हैं, बड़ा विस्तृत दायरे में उसको पढ़ते हैं, यानी उसमें वृद्धि होती है ना, उसका जो रेंज और सिलेबस है वो बड़ा हो जाता है। तो इस शिक्षण प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक या फिर प्रायोगिक या उत्तरोत्तर वृद्धि या प्रश्नोत्तरी। मैंने क्या कहा कि उसका वृद्धि होता है, उसके सिलेबस में वृद्धि होता है, उसका रेंज में वृद्धि होता है ना, इंक्रीज होता है। तो यहां पर इंक्रीज से जुड़ा हुआ चीज आपका क्या है? उत्तरोत्तर वृद्धि है ना। उत्तरोत्तर मतलब क्या हो? निरंतर वृद्धि। आगे जब पढ़ाते हैं कि वही जूनियर क्लासेस में जब हम पढ़ा देते हैं किसी चीज को, पहले कक्षा में पढ़ाते हैं, तो फिर जब बाद में ऊपरी कक्षा में उसी चीज को पढ़ाते हैं, दोहराते हैं, तो वही सेम नहीं दोहराते हैं, बल्कि उसको विस्तृत दायरे में बताते हैं ना, उसका रेंज हमारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि आपका सी नंबर आंसर होगा, राइट आंसर। तो ये पेडागोजी से जुड़ा और एक सवाल था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, अब आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, प्योर मैथ जिसको कहते हैं। अब आपका प्योर मैथमेटिक्स यहाँ पर से स्टार्ट है, और 4 ही था पेडागोजी का, है ना। बैलेंस नहीं माना जाएगा। पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था उसमें उसको बैलेंस प्रश्न लोग नहीं माने, क्योंकि 15-15 पूछने चाहिए, 15 पेडागोजी से और 15 आपके इधर से पूछनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आपका ये कौन सा नंबर आ गया? 65। तो 65 को हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सवाल बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता, 1 to 5 में बिल्कुल समझने वाली बात होती है। सवाल बहुत ही आसान रहता है, चाहे वो पेडागोजी से रहे चाहे वो प्योर मैथ से रहे। तो चलिए देखते हैं। रवि ने अपने पैसे से क्या किया? 492 रुपये खर्च किए, और उदय ने 371। किसने अधिक खर्च किए बताइए, है ना। कितना आसान सा सवाल है। किसने अधिक खर्च किए? इसने 492 किया, इसने 371 किया। तो किसने अधिक खर्च किया? किसने अधिक खर्च किया? आपको दिख रहा है, यहां से सामने स्पष्ट दिख रहा है किसने ज्यादा खर्च किया। ये 371 है, 492। पहला किसने अधिक खर्च किया? तो रवि ने। अब ऑप्शन में चलते हैं, रवि कहां है भाई? अब उदय यहां पर है, उदय तो बिल्कुल नहीं होगा। मैथमेटिक्स बाद में करेंगे, तब तक हम लोग 2 उत्तर को हटा चुके हैं। मैथ बाद में बनाएंगे, घटाना होगा बाद में घटाएंगे। पहले तो हमारा आंसर कौन है? रवि बाबू, रवि जी आंसर है ना। तो रवि हमारा आंसर। पहले रवि देखिए कहां पे है। रवि आपका 2 में है, रवि आपके 2 में है। पूरा मैथ बनाना भी नहीं है, हमने 2 उत्तर को हटा दिया, अब 2 ही उत्तर हैं। इसको भी देखिए हमको बनाना नहीं है। जब माइनस करेंगे, इसका इकाई में क्या है? 2, इसका इकाई में क्या है? 1। तो 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो लास्ट में 1 किस में है? लास्ट में 1 किस में है? यहां लास्ट में 2 है। ऐसा कभी भी इसको घटाने से 2 आएगा क्या? नहीं, 1 आएगा। हमको पूरा घटाना भी नहीं है, तो सीधे आंसर पे आ गए। क्यों घटाएंगे? क्यों सॉल्यूशन करेंगे? क्यों अपने पेन को खर्च करेंगे? सीधा आंसर आपका आ गया बिना घटाए। और कितना है ये भी नहीं देखना है, 100% सही ही होगा, हमको घटाने का जरूरत नहीं है। पहला तो आंसर में रवि होना चाहिए। दूसरा कितना हुआ, तो हम सीधे 1 यूनिट को सिर्फ घटाएं,
मेरा काम निकल गया, हम पूरे को क्यों घटाएंगे? यही तो गणित का मजा है, गणित का मजा यही तो है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तपन ने, और फिर से एक प्रश्न आप सभी के लिए। तपन ने 138 प्रति पैकेट की दर से, तपन ने 138 प्रति पैकेट की दर से 5 पैकेट कागज खरीदा, उससे कुल 725 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि क्या है? बेचा कितना में? 138 करके एक पीस का कितना पैकेट बेचा? 5 पैकेट। तो 138 को 5 से गुना कर देंगे, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। और हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है? 725 है। तो अगर 725 आपका कह सकते हैं क्या है? विक्रय मूल्य है, इतना में उसने खरीदा, ये आपका क्रय मूल्य है। 138 को 5 से आप गुना कर देंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो आपका 6 दिख रहा है ना? हाँ 690, ये आपका क्या निकल गया? सीपी, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इतना उसको लगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है उसका? एसपी कितना है? कितना है? 725, 725 है, 725 है। यानी खरीदा इतना में, बेचा इतना में। उसे क्या हो रहा है? ज्यादा में बेचा ना, तो उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब यहां पे हम लोग हानि इसमें लिखा है, इसको हटा देंगे, हानि इसमें लिखा हटा देंगे। अब लाभ पे जाएंगे ना, लाभ कितना होगा? तो 725 में 690 को घटाएंगे तो लास्ट में क्या है? यहां 5 है, यहां पे कितना है? 5 है, और यहां पे कितना है? 0 है। 5 में 0 जाएगा, कितना होगा? 5 ही बचेगा, लास्ट में 5 होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ऑप्शन ए, इतना आपको लाभ हुआ है ना, 35 रुपीज क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग को समय का भी ध्यान रखना है कि बहुत लंबा ना हो जाए। और सवाल आप देखिए, सवाल बहुत आसान ही पूछा जाता है, बहुत भारी सवाल नहीं है। आप अगर कह सकते हैं बहुत इसको बहुत हार्ड समझ के चलेंगे तो फिर आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप इसको हल्के में लेकर कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखें। मेरा हम सारे सॉल्व करेंगे। इन सवालों को देख के क्या आपको कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा ना। इन सवालों को देख के आपका कॉन्फिडेंस हाई होता होगा, अरे मैं भी कर सकता हूं, मैं भी अगर 2012 में एग्जाम देता तो मेरा भी जेटर निकल जाता। ये आपके अंदर भावना जरूर आता होगा इन सवालों को देखने के बाद। लेकिन जब आप किसी कोचिंग में जाते होंगे ना, जिस लेवल का आपको पढ़ा दिया जाता होगा, ऐसा लगता होगा कि जैसे कि आपको वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स है, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाता है। वैसा नहीं है। अब वो भी आपको 60% लाना है भाई, 100% मार्क्स नहीं लाना है। ऐसा थोड़ी ना कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, जो 140 ले आएगा उसको सीधे ज्वाइनिंग दे देगा। 140 जो सही कर देगा उसको इसके बाद जो सहायक आचार्य का एग्जाम होगा वो एग्जाम नहीं देना है। आपका 140 नंबर है, आपको सीधे ज्वाइनिंग है ना, एग्जाम हॉल से निकलो वहीं पे आप ज्वाइनिंग। ऐसा होगा क्या? नहीं। यहाँ आपको टॉपर नहीं बनना है, सिर्फ आपको प्रयास करना है, हमको 60% ले आना भाई, 60% से ऊपर जाना है। इसके लिए बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, 60% ऐसे चुटकियों में आ जाता है ना। 60% लाना कोई बड़ा चीज नहीं है। आप तो ऐसे भी जिन सवालों को देख रहे हैं अभी, इसमें आप ऐसे ही जो बच्चे थोड़े से अच्छे हैं पढ़ने में, वो आराम से यहाँ पर आपको 60 क्यों, वो 80% से ज्यादा वैसे भी ले आएंगे, है ना। हालांकि इस बार जो है लेवल थोड़ा ठीक रहेगा, ये पहले की बात है, फर्स्ट एग्जाम हुआ था, अलग बात था। धीरे धीरे आपका पैटर्न को टफ किया जा रहा है। यदि राजू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मिनट गाड़ी चलाता है तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपका 180 मिनट गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो वह कितनी दूरी तय कर लेगा? तो सबसे पहले ये आपका क्या है? घंटा में है, और ये किस में है? मिनट में। तो सबसे पहले दोनों को एक रूप में करना है ना, इसको पहले घंटे में बना देंगे। तो 180 घंटा में कितना, 180 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा? 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा। अब वो 1 घंटा में कितना जाता है? 50। तो 3 घंटा में कितना जाएगा? आपको मैं बनाना पड़ेगा क्या? 1 घंटा में 50 जा रहा है, तो 3 घंटा में कितना जाएगा? 50 गुना 3,
कितना हो जाएगा 150, है ना। मौखिक रूप से बनने वाले सवाल पूछे गए थे, मौखिक रूप से, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा इन सवालों में। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 68। आलिशा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, तो 54 मिनट में वह कितने सवालों को हल कर लेगी। आलिशा क्या करती है, 4 सवालों को, आलिशा 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो 54 मिनट में वह कितने सवालों को हल कर लेगी। आप एक एक नियम से इसको सॉल्व कर लें। एक एक नियम जो होता है हमारा, 4 सवालों को हल करने में 8 मिनट लेती है, तो 54 मिनट में ना, जो निकालना होता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं ना, जिसको निकालना होता है उसको कहां लिखते हैं, राइट साइड। तो राइट साइड किसको लिखेंगे यहाँ पर, आपसे पूछा क्या गया है, एक ही नियम याद रखिएगा, आपसे पूछा कि कितने सवालों को, तो सवाल को राइट साइड में लिखेंगे। तो 8 मिनट में वो कितने सवाल करती है, 4 सवाल, ऐसे लिखेंगे 8 मिनट में 4 सवाल, ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो 1 मिनट में कितना क्वेश्चन करेगी, 4/8 क्वेश्चन। फिर पूछा जा रहा है कितना मिनट में, 54 मिनट में, तो 54 मिनट में कितना करेगी, क्या हो जाएगा 4/8 गुना 54, ठीक है। तो 4 से 8 2 बार में कट गया, और 2 से 54 आपका 27 बार में कट गया, तो 27 कितने सवालों को हल करेगी वो, 27 कहां है आपका, ए बी सी डी यहां पर है, 27 आपका सी में है, तो सी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जिसको निकालना है उसको हम लोग राइट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका, एक आदमी 800 में, एक आदमी 800 में एक पंखा खरीदता है, एक आदमी 800 में एक पंखा खरीदता है और 960 में उसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 800 में खरीदा, 960 में बेचा, तो उसको लाभ कितना हुआ, आप देख लीजिए यहीं से, 800 में खरीदा, 960 में बेचा, लाभ कितना हुआ, लाभ 160 रुपया हुआ, है ना। लाभ कितना हुआ 160। आपको पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ आपका कितना है 160, तो 160 गुना 100 बटा क्रय मूल्य आपका कितना है 800, क्रय मूल्य कितना है 800, तो ये 8 बार में कट गया। अब आपका 8 से फिर 8 दूनी 16 यानी 20, आपका 20% लाभ हुआ, तो 20% आपका कहाँ है, बी नंबर में, ये आंसर हो जाएगा। अभी देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर पे जा रहे हैं, अभी हम लोग पूरा फॉर्मूला पूरा ट्रिक पे नहीं जा रहे हैं। जब हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर में जाएंगे, जब हम परसेंटेज चैप्टर में जाएंगे, तो इन सवालों को हल करने का आपको ट्रिक बताएंगे, कैसे कम समय में आप हल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ हल करके आगे बढ़े, सोल्यूशन करके आगे बढ़े, क्योंकि अभी हम इसको समझाने के चक्कर में, अभी हम अगर अंदर गए पूरा इसके डिटेल्स में, तो फुल ये 30 सवाल है, सॉल्व करने में आपको 2 घंटे लग जाएंगे। उतना समय नहीं देना है हमें, कम समय में सॉल्व करके फिलहाल निकलना है। और फिर एक एक यूनिट भाई ना, मैथ में जितने भी चैप्टर बनेंगे सारे चैप्टर का फिर हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक एक चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो कौन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके बाद आप उसका एक ही नियम का एक चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे, अलग अलग हम लोग चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं और डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जिस प्रकार से भी सवाल पूछा जाए आप उसको कर सको विद ट्रिक भी आपको बताया जाएगा मैथ में, कम समय में आप कैसे बना सकते हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशन करके बस आगे निकलते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक स्कूल में 1739 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में जिसमें 849 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है। सिंपल सा, इतने टोटल हैं, उसमें इतने लड़के हैं, तो लड़कियां कितना है, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करने का ट्रिक आपको बताया था ना, लास्ट वाला देखेंगे, 9 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 0, इसमें 0 नहीं है, हट गया, ये हट गया, अब यहाँ पे 2 बचा, इन दोनों में देखते हैं, 9 में 9 गया 0, अब यहाँ 3 है ना,
और यहाँ 4 है, घर नहीं घटेगा, यहां से 10 लेंगे 13, 13 में 4 जाएगा तो 9, इसके बाद 9 होगा, 0 के बाद 9 होगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया। आपको पूरा घटाना ही नहीं है, पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं करना है ना, मौखिक रूप से आपका आंसर आ जा रहा है। ये कितना नंबर था आपका? ये 70 का हो गया। नेक्स्ट, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका परिभाषा आप जानते होंगे। तो इसको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं ना, न्यून कोण कहते हैं। चलिए इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, समकोण किसको कहते हैं, है ना, अधिक कोण किसको कहते हैं। तो क्लासेस जब स्टार्ट होगी ना मैथ का, तो सारी चीजों को हम लोग देख लेंगे। अभी हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बगीचे में प्रत्येक 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं। बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है? 10 पेड़ों की 14 कतारें हैं, यानी एक कतार में 10 पेड़ हैं, तो 14 कतार में कुल कितने होंगे? तो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14 का पहाड़ा को 10 बार पढ़ लेंगे, कितना होगा? 14 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 140। ठीक है, 14 टेंजा आपका कितना होता है? 140। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिल रहे हैं जिसमें कि आपको बनाने का, सॉल्यूशन करने का भी जरूरत नहीं है, सीधे आप आंसर कर पा रहे हैं ना, इससे समय का बचत होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि एक रस्सी की लंबाई 2 फीट 6 इंच है, तो इंच में इसकी लंबाई क्या है? एक रस्सी की लंबाई कितना भाई? 2 फीट 6 इंच। एक रस्सी की लंबाई है 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। तो इंच में इसकी लंबाई कितनी है रस्सी की? तो सबसे पहले आपको जानना होगा 1 फीट में क्या होता है भाई, ये आपको याद रखना होगा। 1 फीट जो होता है ना, 1 फीट में आपका कितना इंच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 फीट में 12 इंच होता है, ये आपको नहीं पता, इसको याद कर लीजिए ना। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। अब आप सॉल्व कर लेंगे क्या? अब आप सॉल्व कर लेंगे। एक यहाँ 2 फीट है, 2 फीट है ना, दिख रहा है? 2 फीट है, 1 फीट में मैंने कहा 12 इंच, तो 2 फीट में कितना होगा? 24 इंच। 2 फीट में कितना हो गया? 24 इंच, प्लस यहाँ पर 6 इंच है, कितना हो गया? 30 इंच। यानी रस्सी की लंबाई कितनी है? 30 इंच। 30 इंच कहां पर है? डी नंबर। तो डी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74, एक फूल का वजन 3 ग्राम है, 25 किलोग्राम के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होगी? ठीक है, यहां पे क्या करना है हमको? डिवाइड करना है। यहां पे क्या करना है हमको? डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले ये ग्राम में है, ये किस में? आपका ग्राम में है, और ये क्या है? किलोग्राम में। तो इसको हम पहले ग्राम में बनाएंगे। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखिएगा, तो फिर ये सारे सवाल बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 1 केजी में आपका कितना ग्राम हो गया? 1000। 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता है। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 25 केजी है, कितना ग्राम हो जाएगा? 25,000 ग्राम। एक फूल का वजन है 3 ग्राम, अब 25,000 ग्राम में कितना फूल आएगा? तो इसको 3 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा? सबसे पहले यहां देखिए 3 8 24, 8 तो सब में है ना, ऑप्शन यहाँ पे स्टिक नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले 3 8 24, 8 आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, दिख रहा है? 3 8 24 आपका 8 आएगा। इसके बाद कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर 3 3 9, 3 आएगा, 8 और 3, 8 और 3। हाँ, इस सब में दिया है आंसर, आपको बनाना ही पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 3 आएगा, फिर 1, फिर 1 0, फिर 1 3 आया। यानी 8 के बाद 333। हालांकि ये कट नहीं, आगे भी बढ़ेगा, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर कहां पर आपको? ए नंबर पे। ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला है आपको सरल करें। इसको अभी हम लोग रेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत सा आसान इसका ट्रिक रहता है इन सारे सवालों को सॉल्व करने का। तो सारे ट्रिक को एक साथ लाएंगे, कितना ही बड़ा क्यों ना दे, ये आपका यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक रहेगा ना, तो भी चुटकी में बनेगा, है ना। इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, ये भी मौखिक बनेगा, आपको कटाना भी नहीं है। इसका हम लोग ट्रिक बताएंगे जब चैप्टर आएंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तो वहां पे हम लोग ट्रिक लेंगे ना। इन सारे सवालों को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, आप देख ले सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, यानी हमको ऐसे सवाल बना के रख लेना है। ऐसे सवाल आपको बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और विद ट्रिक बना देंगे। आपको यहाँ पर पेन पेंसिल निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसको अभी हम लोग यहाँ से स्किप करते हैं, क्योंकि एक ट्रिक बता के कोई फायदा नहीं है। एक ट्रिक अगर आपको बता भी दें तो याद भी नहीं रहेगा, और चैप्टर जब पे आएंगे हमको फिर से बताना पड़ेगा। और ये देखिए, ये आपका 76 क्या है, HCF। 76 में आपका महत्तम समावर्तक है HCF। तो HCF से जुड़ा हुआ आपसे यहाँ पर सवाल है, तो ये भी ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। इसको भी अभी हम लोग रेस्ट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि HCF निकालने का ट्रिक बताएंगे जो आपको बिना बताए, आप बचपन में अभी तक जो बना रहे थे ना, वैसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सभी सवाल ट्रिक से सॉल्व होते हैं। कितना भी बड़ा आपको HCF या LCM दे दे, ये सभी ट्रिक पे हम लोग जाएंगे। तो ट्रिक वाला जो भी यहाँ पे सवाल है उसको हम लोग स्किप करेंगे। ये भी देखिए LCM है, इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। आप ये सिर्फ यहाँ पे नोट करके चलें कि हमको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ना है, HCF चैप्टर पढ़ना है, LCM चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ट्रिक से सॉल्व होते हैं ना। तो ये सारे ट्रिक से सॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो विदाउट ट्रिक से होता है वो हम लोग अभी बता रहे हैं। ट्रिक वाले को हम लोग जब चैप्टर पे जाएंगे तो डिटेल्स में देंगे, कि फिर आपसे सॉल्यूशन भी लेंगे, है ना। लाइव क्लासेस होगा, आप लोगों को सवाल भी देंगे, आप बना के कमेंट में आंसर डालेंगे, फिर टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चन डाला जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं ये प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 400 रुपये की एक धनराशि 5% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आप क्लास 5 में ही पढ़े होंगे ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन यहाँ पर कितना है, 400। अभी हम लोग पूरा डिटेल से फॉर्मूला पर नहीं यार, सीधे आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे बनता है। मूलधन 400 है, समय कितना है, समय आपका 1 साल है, और रेट कितना है 5%। रेट आपका कितना 5% और बटा 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है। ये 4 हो गया, 4 बार में कट गया, 5 चौके 20। तो आपका 20 कहां पर है, डी नंबर। तो ब्याज कितना होगा 20 आंसर आ गया, डी नंबर। अगला है अनुपूरक कोणों का योगफल कितना होता है हमेशा। अनुपूरक कोण जो होता है इसको संपूरक कोण भी बोलते हैं। अनुपूरक या यहां पर दूसरा नाम क्या रहेगा, संपूरक। तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये आपका परिभाषा याद है तो सीधे सवाल पे आप आंसर कर पाएंगे, बी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आ गए। घनाभ। एक घनाभ का आयतन क्या है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 30, 15 और 20 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 30, 15 और 20 है। तो आपको घनाभ का जो आयतन होता है वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। लंबाई L गुना B चौड़ाई गुना H, ये इनका फॉर्मूला होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों को गुना कर देंगे। लंबाई आपका 30, चौड़ाई कितना है 15, ऊंचाई कितना है 12। गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए, और सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, वो तो सब में रहेगा ही। तो कितना हो जाएगा 450। इधर आपको दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 450। फिर 450 को आप 12 से गुना कर दीजिए। 450 को 12 से गुना कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, बरपंचे 60 और बरचुक 48 और 6 आपका 54, ठीक है। 5400 आंसर है ना, 5400 आपका ए नंबर पे आंसर है। 5400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5400। तो 80 का हमारा आंसर क्या हो गया, ए नंबर। 80 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 और ये 82, दोनों को एक साथ ले लेते हैं स्क्रीन पे। नहीं, एक कट रहा ना। चलिए 81 को पहले सॉल्व करते हैं। एक बोर्ड की लंबाई, एक बोर्ड है जिसकी लंबाई आपका दिया हुआ है
लंबाई कितना दिया है? 24 इंच लंबाई दी है बोर्ड का 24 इंच और चौड़ाई दिया है 16 इंच। इसका क्षेत्रफल, तो लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई यहां पर 24 है और ये 16 है, यानी ये किस प्रकार का बोर्ड है? आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। तो दोनों को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 24 गुना आपका क्या हो जाएगा? 16। 24 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका? 6 चौके 24, 4 वाला 2 है ना, 4 वाला 2 है ना। ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपका 4 ही होना चाहिए, लास्ट में आपका 4 होना चाहिए, इसीलिए ये दोनों आंसर होगा क्या? नहीं होगा। हमारा आंसर ये दोनों में फंसा हुआ है। अब और मल्टीप्लाई हमको करके देख लेना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 64, 384 है ना। तो बी नंबर में आपका आंसर आ रहा है। किसमें आ रहा है? बी नंबर पे 384। तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए 81 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और आपके लिए कितने सवाल होंगे यहाँ पे? और 9 सवाल है ना। अब चलिए 9 सवालों को जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब लीटर से जुड़ा हुआ सवाल आ गया। एक बोतल में 1 लीटर 350 मिलीलीटर जल आता है, इसकी क्षमता मिलीलीटर में कितना है? एक बोतल का क्षमता यहां दिया है, लीटर और मिलीलीटर में मिला हुआ है ना, दोनों मिला हुआ क्षमता आपको बताया जा रहा है। आपको बताया टोटल मिलीलीटर में, आपको पता होना चाहिए जो 1 लीटर है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। अगर 1 लीटर है तो उसमें मिलीलीटर कितना होता है? 1 लीटर में आपको कितना मिलीलीटर होता है ये सब याद रखना होगा। 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। तो यहां पर 1 लीटर 350 मिलीलीटर है, तो कितना हो गया? 1 लीटर के बदले हम कितना लिखेंगे? 1000 मिलीलीटर। और यहाँ 350 पहले से है, प्लस 350, 1000 प्लस 350 कितना हो जाएगा? 1350। तो 1350 आपको ऑप्शन में कहां पर है? ए नंबर में है। ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ए नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 50 का 8.75%। ठीक है, 50 का 8.75% आपका क्या होगा? 50 का, तो चलिए चलते हैं, इसको देख लेते हैं। 50 का ये सॉल्यूशन वाला सवाल है, आपको 50 लिखना है। 50 का मतलब क्या होता है? गुना। का के मतलब क्या हो गया? गुना। जहां का रहेगा वहां पे गुना लगा दिए, गुना का साइन हो गया। 8.75% है ना, तो परसेंट को हटा दिए, नीचे क्या आ जाएगा? 100। परसेंट को हटा दिए, नीचे क्या आ जाएगा? 100। और ये भी पॉइंट को हटा दिए, यहां पर फिर एक 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको कितना? एक पर आपका 4 जीरो हो जाएगा। 1 पर 4 जीरो, 100 गुना 100 करेंगे तो फिर इसको डिवीजन कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है देख लीजिए। 875 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 875 को, तो आपका कितना आ रहा है? 875 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लें, आपका 50 25 का 5, हाथ में 2, फिर 35 और 2 37 का 7, हाथ में 3, 8 पंचे 40 और 3 कितना हो गया? 43। ये आपका है। अब आपको क्या करना है? कौन सा? अच्छा यहां पर है ना, हम लोग यहां पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये सवाल आपका कहां का है? इसका है, इस पे। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। अब 4 जीरो है, हमारा जो पॉइंट्स हो जाएगा 8.75 था, 8.75%। ठीक है, 8.75% है, उसको 50 से मल्टीप्लाई किए, यहां पर आपको और एक जीरो होगा ना, और एक जीरो होगा, और एक जीरो होगा, क्योंकि 50 में यहां एक जीरो है, इसलिए यहां पे आपका
आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, क्योंकि यहां पे हमने 0 नहीं दिया था। अब कितने अंकों के बाद 0 होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहां पर पॉइंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4.375। ये कहां पर है? 4.375 आपका ए नंबर पे है, तो ए नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 50 का 8.75% कितना होगा? जिसको ऐसे करके सोल्यूशन किए, ये दशमलव को हटाए तो 100 आ गया, परसेंटेज को हटाए तो 100 आ गया, और दोनों को गुना किया यहाँ 10,000 हो गया। इतना को हम लोग 10,000 से डिवीजन कर दिए और हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, यदि एक संख्या का, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, शायद आपको देखने में ऐसे दिक्कत हो, ऊपर कर देते हैं। यदि एक संख्या का 28% 252 है, उस संख्या का 450 कितना है? यानी 28% 252 है, एक संख्या का 28% 252 है। मान लीजिए संख्या x है, संख्या कितना है? x है, उस संख्या को हम x मान लिए, तो x का 28%, x का 28%, x का 28% कितना है? 252। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा। ये आपका कितना है? 252। तो x का वैल्यू कितना है ये आपको निकालना है। पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी संख्या निकल जाएगा। तो 252 गुना 100 उधर चल जाएगा, 100 बटा 28। पहले इसको कटा लेना है, ठीक है। 7 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 7 से कट जाएगा ये 3 बार में, और यहाँ 6, तो 4 नाम 36। यानी यहाँ कितना गया? x का वैल्यू कितना आ गया आपका? x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आपका 900 आ गया। x का वैल्यू कितना आया? 900। ये x का वैल्यू आपका 900 आ गया। अब क्या कर रहा है? अगला पार्ट पढ़िए। तो उसी संख्या का 450 कितना है? यानी 900 का 450 कितना परसेंट है? 900 का 450 कितना परसेंट है ये पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे मौखिक रूप से भी बना सकते हैं। 900 है, ये 900 है, और यहां कितना है? 450, यानी सीधे उसका आधा है। जब किसी चीज का आप मॉल जाते हैं ना, सेल का 50% ऑफ, अगर किसी सामान का दाम अगर 900 है तो 50% ऑफ है तो कितना में मिलेगा? 450 में, है ना। तो सीधे जब आधा हो गया, इसका मतलब क्या है? 50% है। वो कितना है? 50%। को बनाने का भी जरूरत नहीं है, मौखिक रूप से ये बन जाएगा। आधा बनाए और आगे वाले को बनाने का जरूरत हमको नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब बोल रहा है 16/50 प्रतिशत में कितना है, और किसी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको बस 100 से गुना कर देना है। 16/50 है, इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। बस 100 से गुना कर दिया, 50 दूना 100 और 16 दूना 32, तो 32% हो जाएगा। 32% कहाँ है? ए नंबर पे, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अंतिम प्रश्नों की ओर पहुंच चुके हैं, हम 87 पे आ गए हैं। अगला है, जिम ने लेखन सामग्री 319 में, और मोदी ने, ये हमारे मोदी जी यहाँ पे आ गए ना, और एक जिम है, यहाँ पे राहुल जी रहते तो अच्छा होता क्या? यहाँ पे राहुल गांधी, यहाँ पे नरेंद्र मोदी। तो जिम ने लेखन सामग्री 319 में खरीदा, मोदी ने सामान 730 में खरीदा। तो कुल कितने रुपए खर्च किए बताइए? क्लास 1-2 के लेवल का सवाल पूछ दिया ना, अब बस इसको जोड़ देना है। लेकिन पूरा भी नहीं जोड़ेंगे हम, है ना। 9 है और यहाँ 0 है, तो 9 + 0 जोड़ेंगे, 9 होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना ऑप्शन में 1 है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक जोड़े हम, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। 9 + 0 को किए, 9 होना चाहिए लास्ट में, यहाँ एक ही में 9 है। हमको पूरा जोड़ना भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहता है उसका यही फायदा है ना, आपको बनाना भी नहीं पड़ती है। अगर बनाने देता, सब्जेक्टिव रहता तो फिर बनाना पड़ता। ऑब्जेक्टिव में हम लोग इन आंसर को ऐसे टिक आउट कर सकते हैं कि ये होगा ही नहीं, भागो तुम यहां से ना, हम इसके साथ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88।
ये क्वेश्चन नंबर 88 आ गया। यदि पुस्तकों की कीमत 105 है, एक पुस्तक की कीमत, अच्छा पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, ये पूरा क्वेश्चन अब दिखना चाहिए, हाँ पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ठीक है। यदि 20 पुस्तकों की कीमत, यदि 20 पुस्तकों की कीमत 105 है, कितना पुस्तक 20 पुस्तक का कीमत 105 है, तो एक पुस्तक की कीमत क्या है, ये पूछा तो एक एक नियम का सवाल है। 20 पुस्तक का 105, तो एक का कितना हो गया एक एक नियम में, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, 20 क्वेश्चंस का दाम हमारा कितना है, 20 पुस्तक का 105 है, एक का कितना होगा 105 बटा 20, इसको कटा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 बार में। इसके बाद कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, आपका ऑप्शन कितना है इस प्रकार का है ना, फिर आपका इसको अगर पॉइंट में कटाएंगे तो 105 बटा 20 को अगर लेते हैं पॉइंट में कटाता है 20 पंचे 100, 100 हो गया, फिर 5 था, और फिर 5 को नीचे उतारेंगे, फिर एक पॉइंट देंगे, 5 पॉइंट आ जाएगा, उसका फिर एक जीरो आएगा, तो 20 दूनी 40, और फिर यहाँ पे 20 पंचे 100, तो 5.25 डी नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा होगा, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न भी दिख ही रहा होगा आपको 89, ठीक है दिख रहा है, इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मोती ने मेले में 548 रुपये खर्च किए, हरि ने 749 खर्च किया, हरि ने कितना अधिक खर्च किया, है ना, कितना अधिक खर्च किया, ज्यादा खर्च किसने किया, हरि ने, तो कितना अधिक किया, तो हरि वाले में इसको माइनस कर देंगे, है ना, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 में 8 जाएगा, एक कहां पर है, एक ही में एक है ना, एक ही में एक है, एक ही ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ है, सिर्फ एक ऑप्शन में, आंसर आपका ए हो जाएगा। आंसर बनाने का भी जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्यूशन भी नहीं करना है, ये ट्रिक आपको एग्जाम में काम आएगा, जब छोटा सवाल आए तो आप ऐसे इसको सॉल्व करें, बनाने का आपको जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, ये प्रैक्टिस सेट का 30 के 30 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बहुत कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है कि हमने 30 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व किया है, इतने कम समय में सॉल्व जल्दी किया नहीं जाता मैथ को। आगे हम लोग फिर चैप्टर्स में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, क्लास हमारा स्टार्टिंग पीरियड में है, इसको अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं। दुकानदार ने कहा 24 प्लेटों की कीमत 1224 है, दुकानदार ने क्या कहा 24 प्लेटों की कीमत 1224 है, यदि प्रिया के पास 714 रुपये है तो वह कितने प्लेट खरीद सकती है। क्या कहा हमने, एक एक नियम में आपको क्या करना है, निकालना क्या, प्लेट, तो राइट साइड किसको रखेंगे, प्लेट को, राइट साइड में किसको रखेंगे, प्लेट को, तो यहां पे लिखेंगे 1224 में कितना प्लेट 24, तो 1 रुपये में कितना प्लेट 24 बटा 1224। अब पूछा जा रहा है आपको 714 में, तो 714 में कितना, 714 में कितना, तो 24 बटा 1224 गुना, दिख रहा है 714, यहाँ पे 714, इसी को हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, इसी को सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन आपका, इसको फ्रेश में आप अगर इधर मल्टीप्लाई करके डिवीजन करेंगे तो 90 नंबर का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका एक टोटल, इसको अगर डिवाइड करते हैं आप 24 प्लेट आया, दुकानदार ने कितना 24 प्लेटों की कीमत 1224 है, प्लेट ही पूछा गया है, तो वह कितने प्लेट खरीद सकती है ना, प्लेट की संख्या पूछ रहे हैं, तो यहां पर आप इसको जब कटाएंगे ना 24 को, तो यहां पर आपका 51 टाइम्स में कट जाएगा, ये 51 टाइम्स में, यहां पर नहीं दिख रहा आपको, ये 51 टाइम्स में कट जाएगा आपका 51 में, और फिर 51 714 को भाग देंगे 51 से,
ये 51 से इसको भाग देंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, आप इसको 17 से कटाते हैं तो हाँ, यहां 17 से कटाते हैं, 17 से 3 बार में कट जाएगा और फिर ये कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, 4 बार में 68 हो गया। ठीक है, दिख रहा है, 4 बार में 68 हो गया। फिर आपका 3 बचा और 4 उतरा है ना, 17 दूनी 34, 42 और फिर 3 से 42 को कटाएंगे तो आपका 1 बार में और फिर यहां 4 बार में, 14 बार में कट जाएगा। तो वह कितना प्लेट ले सकता है, 14 प्लेट ले सकता है। ठीक है, 14 प्लेट वह ले सकता है। क्या है, लड़की का नाम था ना प्रिया, तो वो 14 प्लेट ले सकती है ना, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन था। तो प्रिया ले सकता है कि ले सकती है, वो प्लेट ले सकती है ना, तो प्रिया 14 प्लेट ले सकती है। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका मैथ के 30 के 30 प्लस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और ऐसे ही अभी हम लोग प्रीवियस ईयर को पहले सॉल्व करेंगे और 1 अगस्त से आपका स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होगा, जो कि हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे क्लासेस को करना है। इसके बाद फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पूरा कह सकते हैं कि नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा और क्लासेस रेगुलर तरीके से चलेगी। और जो हम लोग क्लासेस करेंगे ना, उसका फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे अपने से खुद क्वेश्चन बना के, वो कोई प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, वो सेट बनवाएंगे। तो अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू, धन्यवाद।